नमस्कार। प्राचीन भारत में सोचिए, एक व्यापारी का थैला, एक राजा का मुकुट और एक तीर्थयात्री के कदम। ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई थीं? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, जहां दौलत, ताकत और विश्वास ये सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हमारी रसोई का एक बहुत ही आम सा मसाला कभी सोने जितना कीमती हुआ करता था। जी हाँ, काली मिर्च। इसे यूं ही काला सोना नहीं कहा जाता था। ये अपने आप में एक ऐसी ताकत थी जो हजारों मील दूर बैठे भारत और रोमन साम्राज्य को एक दूसरे के करीब खींच रही थी। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो इसी सफर के बारे में है। आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिनके लिए व्यापारी अपनी जान तक जोखिम में डालकर इतने लंबे लंबे समुद्री और जमीनी रास्ते तय किया करते थे? देखिए, उस जमाने में दक्षिण भारत एक तरह से दुनिया का बाजार था। यहाँ के बंदरगाहों से जो जहाज निकलते थे, उनमें सिर्फ सोना या कीमती पत्थर ही नहीं होते थे, बल्कि मसालों की वो महक होती थी जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी, और खासकर काली मिर्च। और हाँ, साथ में जाते थे ये बेहद खास काले पॉलिश वाले बर्तन, जिनकी चमक उस समय की कारीगरी का एक नायाब नमूना थी। पर यह सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। इसका पक्का सबूत हमें जमीन के नीचे से मिला है। जब दक्षिण भारत में खुदाई हुई तो हजारों की तादाद में रोमन सोने के सिक्के पाए गए। ये सिक्के महज धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि भारत से मसाले खरीदने के लिए रोम अपना खजाना लुटा रहा था। उस दौर की संगम कविताएं तो इन बंदरगाहों की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ जहाज़ों से तेज तरार अरबी घोड़े उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाड़ियों पर काली मिर्च की बोरियां लद रही हैं। हिमालय से सोना और रत्न आ रहे हैं। ये महज चीज़ों का लेन देन नहीं था, ये तो संस्कृतियों का संगम था। तो जाहिर सी बात है, जहां इतना बड़ा व्यापार होगा वहां बेशुमार दौलत होगी, और जहां दौलत होगी वहां ताकत जरूर होगी। इन्हीं कीमती व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने के लिए नए नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इस दौलत और ताकत की कहानी के केंद्र में थे तीन बड़े शासक परिवार, चोल, चेर और पांड्या। संगम साहित्य में इन तीनों को एक साथ मूवेंदार कहा गया है। इसका मतलब होता है तीन मुखिया, और इन्हीं तीनों ने दक्षिण के सबसे कीमती समुद्री तटों पर अपना नियंत्रण जमाया हुआ था। और इनकी रणनीति भी बड़ी दिलचस्प थी। हर मुखिया के पास सत्ता के दो केंद्र होते थे। एक तो तट पर, जहां से सारा व्यापार कंट्रोल होता था, और दूसरा देश के अंदरूनी हिस्से में। इनमें से सबसे मशहूर थे चोलों का बंदरगाह पोहार और पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये उस जमाने के व्यापार और राजनीति के दो सबसे बड़े गढ़ थे। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इन राजाओं के लिए समुद्र के ये किनारे इतने कीमती क्यों थे? आखिर इन तटों पर कब्जे के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों होती थी? इसका जवाब छिपा है इनकी अर्थव्यवस्था में। ये राजा आम लोगों से कोई नियमित टैक्स नहीं लेते थे। इनकी असली कमाई तो व्यापारियों से होती थी, तोहफों और शुल्कों के रूप में। इनके बंदरगाह पर रुकने वाला हर जहाज राजा के खजाने को भर देता था, और यही वो दौलत थी जो इनकी ताकत और इनकी सेना का आधार बनती थी। चलिए, अब कहानी का रुख दक्षिण से उत्तर की ओर मोड़ते हैं और इतिहास के सबसे मशहूर व्यापारिक मार्ग की बात करते हैं, रेशम मार्ग, यानी सिल्क रूट। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि ये वो कड़ी थी जिसने पूरब और पश्चिम को एक दूसरे से जोड़ रखा था। रेशम की कहानी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। सोचिए, चीन ने रेशम बनाने का हुनर करीब 7000 साल पहले ही सीख लिया था, लेकिन हजारों साल तक इस राज को दुनिया से छिपा कर रखा। और जब ये चमकदार मुलायम कपड़ा आखिरकार पश्चिम तक पहुंचा तो मानो तहलका मच गया। लगभग 2000 साल पहले तक रोम के अमीर लोगों के लिए रेशम पहनना उनकी शान और रुतबे की निशानी बन चुका था। जाहिर है, इतने कीमती रास्ते पर जिसका भी कब्जा होता वो बेहिसाब अमीर और ताकतवर बन जाता। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे कुषाण। उन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया, और सिल्क रूट से गुजरने वाले हर एक कारवां से टैक्स वसूला। कुषाणों की ताकत का अंदाजा सिर्फ उनकी सेना से नहीं, बल्कि उनके सोने के सिक्कों से भी लगता है। वो इस उपमहाद्वीप के पहले शासकों में से थे जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। और ये सिक्के सिर्फ खजाने में रखने के लिए नहीं थे, बल्कि इन्हीं सिक्कों की वजह से सिल्क रूट पर व्यापार करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन ये जो व्यापारिक रास्ते थे, ये सिर्फ सामान और दौलत के लेन देन के लिए नहीं थे। इन रास्तों पर सामान के साथ साथ विचार, ज्ञान और आस्था भी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे। तो अब हमारी कहानी व्यापारियों से तीर्थयात्रियों की ओर मुड़ती है। इसी दौर में बौद्ध धर्म में एक नया अध्याय जुड़ा, जिसे महायान कहा गया।
इसमें दो बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि अब बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों से नहीं बल्कि खूबसूरत मूर्तियों के रूप में पूजा जाने लगा। और दूसरा, बोधिसत्व का आदर्श सामने आया। बोधिसत्व यानी वो ज्ञानी व्यक्ति जो मोक्ष पा लेने के बाद भी दूसरों की मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुकने का फैसला करता है। ये जो बदलाव है वो इन तस्वीरों में एकदम साफ देखा जा सकता है। बाईं ओर की तस्वीर को देखिए, यहाँ बुद्ध की मौजूदगी को सिर्फ एक खाली सिंहासन या पेड़ जैसे प्रतीकों से दिखाया गया है। अब दाईं ओर की तस्वीर देखिए, जहाँ मथुरा में बनी बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा है। ये सिर्फ कला का विकास नहीं बल्कि आस्था के विकास का भी प्रतीक है। अच्छा, तीर्थयात्री वो लोग होते हैं जो अपनी आस्था और प्रार्थना के लिए पवित्र जगहों की यात्रा करते हैं, और इन्हीं व्यापारिक रास्तों का इस्तेमाल करके कई चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ज्ञान की खोज में भारत आए थे। इनमें से 3 नाम तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं: फाशियन, श्वेन त्सांग और ईत्सिंग। ये तीनों ही सदियों के अंतराल पर एक ही मकसद से भारत आए, बुद्ध की धरती को अपनी आंखों से देखने और यहाँ से ज्ञान के अनमोल ग्रंथ अपने साथ ले जाने के लिए। इन यात्रियों का सफर कितना मुश्किल और खतरों से भरा होता था, इसका अंदाजा फाशियन की वापसी की कहानी से लगता है। समुद्र में उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया। जहाज को डूबने से बचाने के लिए सबने अपना अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। फाशियन ने भी अपना सब कुछ फेंक दिया, सिवाय उन बौद्ध पांडुलिपियों और मूर्तियों के। ज्ञान के लिए ऐसा समर्पण वाकई कमाल का था। फाशियन ने उस दौर की समुद्री यात्रा की मुश्किलों को अपने शब्दों में बताया है। वो लिखते हैं कि समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों को देखे बिना ये जानना नामुमकिन है कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर। मतलब एक खराब मौसम पूरी यात्रा को भटका सकता था। और फिर थे श्वेनसांग, जो भारत से 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां लेकर चीन वापस गए। उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इन ग्रंथों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दी। इन्हीं जैसे तीर्थयात्रियों की मेहनत थी जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का ज्ञान पूरे पूर्वी एशिया तक पहुंच सका। तो हमने देखा कि कैसे पुराने जमाने में सामान के साथ साथ विचार भी सफर किया करते थे। रेशम मार्ग पर रेशम के साथ बौद्ध धर्म फैला। मसालों के जहाज़ों पर नई नई कहानियां और ज्ञान एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंचे। तो यहाँ एक सवाल सोचने जैसा है, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, इंटरनेट और हवाई जहाज़ों के ज़माने में व्यापार और विचार एक साथ कैसे सफ़र करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।